हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी की क्लास में। दोस्तों, ब्राह्मी एकेडमी की पूरी टीम आप लोगों के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए सिलेबस जो है हमारे प्लेटफॉर्म से कंप्लीट करवा रही है। तो आप लोग लगातार इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारा ये टारगेट है कि 15 जनवरी तक आप लोगों को पीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस पूरे तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड और डेडिकेटेड मैनर में कंप्लीट करवाया जाए। हमारी पूरी टीम बहुत ही मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ लगी हुई है। आप लोग जुड़े रहिए और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि अगर आप ये क्लासेस लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ अटेंड करेंगे और फॉलो करेंगे जैसा हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप लोग डेफिनेटली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बने रहिए, इसी तरीके से लगे रहिए पढ़ाई में और साथ में मिलकर के हम जो है इसको कर रहे हैं। अब ज्योग्राफी की क्लास में, इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग अभी भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। मैंने आपको भारत के भौतिक विभाजन के बारे में बेसिक परिचय दिया था और वो बहुत सारे भागों में विभाजित है उनके बारे में बताया था। और हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नदर्न माउंटेन्स ऑफ इंडिया जो है देख रहे थे। नदर्न माउंटेन्स के अंदर हम लोगों ने हिमालय को देखा था, मतलब उससे पहले ट्रांस हिमालय देखा था। ट्रांस हिमालय के जो तीनों भाग है उसको देखा था। उसके बाद हिमालय देखा था और हिमालय में हमने ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय या मध्य हिमालय जो है वो देख लिया था। इसका जो तीसरा हिस्सा है वहां से आज हमें शुरू करना है, जो कि आउटर हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने देखा था कि सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय है इसको तीन भागों में हम उत्तर से दक्षिण में बांटते हैं, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हमने जो दूसरा हिस्सा है हमारा वो देखा था हिमालय। हिमालय जो है उसको फिर हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहले वृहद हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय बोलते हैं। उसके बाद है हमारा मध्य हिमालय या निम्न हिमालय या लघु हिमालय, जिसको हम सेंट्रल हिमालयन या लघु या लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हमारा आता है आउटर हिमालय या जिसको हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं। तो हम वृहद हिमालय और मध्य हिमालय देख चुके हैं हिमालय के अंदर। अब हम देख रहे हैं आउटर हिमालय से आज हम शुरू करेंगे। तो बेसिकली हमारा ट्रांस हिमालय और उसके तीनों हिस्से कंप्लीट हो गए और हिमालय के अंदर दो हिस्से कंप्लीट हो गए, तीसरा हमें आज देखना है। और उसके बाद फिर हम पूर्वोत्तर श्रेणियों की तरफ चलेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं उसकी तरफ। तीन भागों में ये बटा हुआ है, इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, ट्रांस हिमालय, हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया, हिमालय के दो हिस्से हो गए और एक हिस्सा बचा है और उसके बाद पूर्वोत्तर श्रेणी हमारा बचा हुआ है। तो ये एक हमने क्या पढ़ना है, कितना हो चुका है, उसके आगे अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम शुरू कर रहे हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय से। हिमालय के तीनों भागों में ये सबसे दक्षिणी भाग है। जैसे कि हम उत्तर से दक्षिण में पढ़ते हैं तो हिमालय में सबसे दक्षिणी भाग यही है। इसके ऊपर जो है मध्य हिमालय है और उसके ऊपर जो वाला हिस्सा जो है वो हमारा वह आपका ग्रेटर हिमालय है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है। अलग अलग किताबों में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर आए, पर ये एनसीईआरटी का जो डेटा है इसको हम लेके चल रहे हैं। 900 से 1100 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और चौड़ाई की बात करें तो ये 10 से 50 किलोमीटर तक चौड़ा है। तो 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई है और 10 से 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ या चौड़ाई है। कम से ज्यादा तक हम लोग, मिनिमम से मैक्सिमम तक हम लोग लेकर के चल रहे हैं। इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण प्लायोसिन काल में हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सभी संरचनाएं सेनोजोइक पीरियड में बनी है, लेकिन सेनोजोइक पीरियड बहुत बड़ा है और उसमें हम शुरुआत से अंत तक उसको कई भागों में बांटते हैं। तो ये जो आउटर हिमालय है इसका निर्माण सेनोजोइक के अंदर प्लायोसिन काल में हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि पूरा ही हिमालय सेनोजोइक में बना है, पूरा मतलब जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, लेकिन उसमें भी क्योंकि ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, हजारों लाखों साल की संरचनाएं बनने में लगते हैं, तो उस हिसाब से ये इसके अंदर प्लायोसिन काल में बना हुआ है। बाद में बना है, डेफिनेटली ऊपर वाले हिस्से पहले बनेंगे और उसके बाद वाले बाद में बनेंगे। तो ये प्लायोसिन काल में। उसके बाद ये इसके ऊपर वाले हिस्से यानी कि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय हमारा, उससे जिस संरचना से अलग है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाले दोनों हैं
वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग है। हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने अभी आपको इसमें भी ड्रॉ करके बता दूंगा। मान लीजिए कि ये हमारा, फॉर एग्जांपल ये हमारा आपका ग्रेटर हिमालय है। ग्रेटर हिमालय के बाद हमारा ये सेंट्रल हिमालय है या लघु हिमालय जिसको हम बोलते हैं वो है। उसके बाद हमारा ये वाला जो है ये हमारा बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय है। और ये शिवालिक हिमालय के नीचे उत्तर का विशाल मैदान है जो नदर्न प्लेन्स है हमारे, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। ये ग्रेट नदर्न प्लेन्स यानी उत्तर का विशाल मैदान है। ठीक है, तो ये कैसे कैसे अलग है एक दूसरे से। इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसके ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय। तो जो हमारा सेंट्रल हिमालय है वो शिवालिक हिमालय से एमबीटी से अलग है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। ये आपको याद रखना है। ये जो लाइन है आप इसको मान लो कि ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, जिससे सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। वो जो बीच की संरचना है उसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट या एमबीटी बोलते हैं। जिससे ग्रेटर और सेंट्रल अलग होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था, इसको एमसीटी बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं इसको। तो जिससे ग्रेटर और सेंट्रल अलग है वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिससे सेंट्रल और शिवालिक अलग है वो मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके बाद हम और देखेंगे कि जिससे शिवालिक और उत्तर का विशाल मैदान अलग है, मतलब शिवालिक के नीचे वाली जो संरचना है उसको एचएफएफ बोलते हैं, हिमालयन फ्रंट फोर्ट। ठीक है ना, तो इसको एचएफएफ बोलते हैं। तो ये अपन अभी शिवालिक के बाद देखेंगे ये डायग्राम को। ठीक है, तो यही बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये लघु हिमालय से मेन बाउंड्री थ्रस्ट द्वारा एमबीटी द्वारा अलग होता है। ऊपर लघु हिमालय है, नीचे ये है शिवालिक और दोनों के बीच में एमबीटी है। अगर हम इसके बारे में और कुछ फर्दर चर्चा करें तो ये श्रेणियां जो है उत्तरवर्ती मुख्य हिमालय क्षेत्रों से बहकर आने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनी है, इसलिए यहाँ की घाटियां बजरी और जलोढ़ से ढकी हुई है। ये जो हमारी जो बाह्य हिमालय की संरचना है, ये बाह्य हिमालय की संरचना में आपको, अगर आप इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें बहुत सारे ग्रेवल और एल्यूवियम है, यानी जो नदियां अपने साथ अवसाद बहा के लाती है, जो अपने साथ मलबा बहा के लाती है, उसको यहाँ पर आकर के डिपॉजिट किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर ग्रेवल और एल्यूवियल आपको मिलेंगे, बड़े से लेके छोटे अवसाद तक मिलेंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इन श्रेणियों में ऊपर की तरफ से जो नदियां बह के आती है हिमालय के उत्तर के इलाकों से, वो बह करके नीचे उतरती है और यहाँ आकर के अपने अवसाद छोड़ देती है। जब भी घाटी नीचे उतरती है तो अपने साथ जो मलबा बहा कर लाती है उसको निक्षेपित करती है, डिपॉजिट करती है। तो ये जो हमारा यह हमारा जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के क्षेत्र में जो श्रेणियां पाई जाती है, उन शिवालिक हिमालय की श्रेणियों में और ऊपर के हिमालय वाले इलाकों से और नॉर्थ के हिमालय वाले इलाकों से बह के आने वाली नदियों ने अपने मलबों को निक्षेपित कर दिया है, अवसादों को डिपॉजिट कर दिया है। और इसीलिए यहाँ की घाटियों में आपको बजरी और जलोढ़ मिलती है, यानी कि ग्रेवल और एल्यूवियल मिलती है, क्योंकि नदियां जो ऊपर के इलाकों से बह के आई, उन्होंने अपने द्वारा बहा के लाए गए निक्षेपों को यहाँ पर निक्षेपित कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये सब संरचना भी दिखाई देती है। तो ये भी आप इसके बारे में एक बात याद रखिए। तो पहली बात कि ये हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा, बीच वाले हिमालय जिसको हम हिमालय बोल रहे हैं। दूसरा, इसकी औसत लंबाई, औसत ऊंचाई, औसत चौड़ाई याद रखिए। तीसरी, इसका निर्माण कब हुआ है। चौथा ये याद रखिए कि ये जो शिवालिक है वो शिवालिक से किससे, ये शिवालिक जो है वो लघु हिमालय से किससे अलग है, तो एमबीटी से अलग है। ठीक है, और पांचवा जो है यहाँ पर एल्यूवियल और ग्रेवल मिलती है और क्यों मिलती है। ठीक है ना, ये जो बीच में ये जो संरचनाएं हैं ना अलग करने वाली, इनसे बहुत बार सवाल आते हैं और इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। एमसीटी, एमबीटी, उसके बाद इंडो सांगपो सचर जोन, उसके बाद आपका एचएफएफ। तो ये याद रखिए कि किससे क्या अलग हो रहा है, किसके द्वारा। ग्रेटर हिमालय और सेंट्रल हिमालय को जो अलग कर रहा है वो एमसीटी है। सेंट्रल हिमालय और शिवालिक को जो अलग कर रहा है वो एमबीटी है। शिवालिक हिमालय और उत्तर के नदर्न प्लेन्स को, विशाल मैदान को जो अलग कर रहा है वो एचएफएफ है। तो किससे क्या अलग है, इससे बहुत बार सवाल आते हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, आ चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये हमने बेसिक बातें इसके बारे में जानी। अब देखिए, जहां पर जलोढ़ मिट्टी होगी, नदियों के द्वारा बहाए गए निक्षेप पाए जाएंगे, अवसाद पाए जाएंगे, वहां की मिट्टी अपने आप उपजाऊ होगी। तो ये जो शिवालय, लघु हिमालय और शिवालय हिमालय के बीच में जो मिट्टी है या जो घाटियां हैं वो
काफी उपजाऊ है, मतलब वहां पर आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो घाटियां हैं उनको दून या द्वार कहा जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उनको क्या बोला जाता है? दून या द्वार। जैसे आपने देहरादून, पाटली दून, कोटली दून ये सब सुना होगा, ये दरअसल घाटियां हैं जो लघु और शिवालिक के बीच में पड़ती है। देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, है ना। उसके बाद हरिद्वार, कोटद्वार, ये सभी जो है ये घाटियां हैं जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ती है, ठीक है ना। और काफी सुंदर घाटियां ये होती है, यहाँ पर्याप्त वेजिटेशन भी पाया जाता है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो शिवालिक को दक्षिण में हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के द्वारा जो है ये उत्तर के विशाल मैदान से अलग है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि शिवालिक के आप दक्षिण में जाओगे तो क्या आएगा? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट आएगा और उसके बाद फिर उत्तर का विशाल मैदान है। तो ये आपको याद रखना है। एमबीटी और एमबीटी के बाद शिवालिक और शिवालिक के बाद फिर एचएफएफ और एचएफएफ के बाद उत्तर का विशाल मैदान। तो शिवालिक उत्तर के विशाल मैदान से एचएफएफ के द्वारा अलग है, ठीक है। दून और द्वार किसका हिस्सा है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा दून और द्वार। दून और द्वार क्या होती है? ये बेसिकली घाटियां हैं जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो शिवालिक हिमालय है इसका निर्माण दरअसल पहले बहुत अतीत में, पुराने दौर में यहाँ एक नदी बहा करती होगी जिसको भूवैज्ञानिक कहते हैं कि इंडो ब्रह्म नदी। इसको कहा जाता है इंडो ब्रह्म नदी। ये इंडो ब्रह्म रिवर यहाँ पर बहा करती थी और वो जो इंडो ब्रह्म रिवर है उसी ने यहाँ पर बहुत सारे अवसादों को निक्षेपित किया था, बहुत सारे डिपॉजिट्स की मतलब डिपॉजिट किया था मलबों को, और उसी के वलय से, उसी के फोल्ड होने से ये शिवालिक बना है। तो ये भी बहुत सारे भूवैज्ञानिकों का मानना है। ये नदी का नाम आप याद रखिएगा। अब ये नदी नहीं है, लेकिन ये नदी विलुप्त तो हो गई मतलब, लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर एक इंडो ब्रह्म करके उन्होंने नाम दिया है, मतलब अपने हिसाब से नाम दे दिया कि इंडो ब्रह्म रिवर प्रवाहित होती थी और इंडो ब्रह्म रिवर जो है वो अपने द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों को उसने इस इलाके में डिपॉजिट किया, और बाद में जब फोल्डिंग हुई, वलन की प्रक्रिया हुई, जब हमने जैसे मॉडर्न फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, तो जब वलन की प्रक्रिया आगे बढ़ी, फोल्डेड प्लेट्स के टकराने में जो फोल्डिंग होने लगी, तो उसमें यही जो निक्षेप थे जो इंडो ब्रह्म नदी ने यहाँ पर डिपॉजिट किए थे वही ऊपर वलन होते गए और उसके रूप में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। तो ये भी एक मत है जो आपको ध्यान रखना है। ये शिवालिक के निर्माण से संबंधी मत है कि इसका निर्माण निक्षेपों इंडो ब्रह्म नदी के द्वारा निक्षेपित किए गए अवसादों के वलन से यानी फोल्डिंग से हुआ है, ठीक है। इसी डायग्राम में मैंने आपको बता दिया था, वैसे फ्रंट पर आप याद रखिए, एक बार और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय है, मतलब ट्रांस हिमालय में सबसे नीचे की श्रेणी जास्कर आएगी। इसको आप मान लो कि ये ग्रेटर हिमालय है, ये हमारा सेंट्रल हिमालय है, ये हमारा शिवालिक हिमालय है और ये हमारा नदन प्लेन्स है, ठीक है। ऐसा डायग्राम आप भी याद रखिएगा। इन दोनों के बीच में एमसीटी है, इन दोनों के बीच में एमबीटी है और इन दोनों के बीच में एचएफएफ है ना। ये दिमाग में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमको देखना है वो बेसिकली देखना है पूर्वोत्तर की श्रेणियां, पूर्वोत्तर की श्रेणियां, ठीक है ना। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से अपन शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि दिमाग में सीक्वेंस याद रहे। नॉर्थ से साउथ की तरफ सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद हिमालय में ग्रेटर हिमालय, सेंट्रल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। ये इतना दिमाग में अपने को ये 6 श्रेणियां होनी चाहिए। अब हम आते हैं पूर्वोत्तर श्रेणियों पे, यानी कि जो तीसरा हिस्सा है, जो कि तीसरा हिस्सा है नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस या पूर्वोत्तर श्रेणियां। अगर हम पूर्वोत्तर श्रेणियों की बात करें तो इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व यानी साउथ और साउथ ईस्ट में इनका विस्तार है। अभी अपन मैप के थ्रू इसको देखेंगे। ये देखिए ब्रह्मपुत्र आपको दिख रहा है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है इसके आसपास इसका विस्तार है, ठीक है, ये याद रखिए। इसके बाद
इसका नाम ही है पूर्वोत्तर, मतलब इसमें से अधिकांश श्रेणियां आपको कहां पर मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो विस्तार याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में है। दूसरा, इसके निर्माण की अगर हम बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण जो है म्यांमार में एक पठार है शान का पठार, जिसको शान प्लेटू बोलते हैं, और भारत में मेघालय का पठार है। मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा माना जाता है, वो प्रायद्वीपीय भारत का ही पार्ट है। इन दोनों के आपसी दबाव बल के कारण, इन दोनों के में बेंड होने की वजह से इनका निर्माण हुआ है। तो ये आप फैक्ट याद रखिए कि पूर्वोत्तर श्रेणियों का निर्माण कैसे हुआ है। पूर्वोत्तर श्रेणियों का निर्माण यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स का जो फॉर्मेशन है वो म्यांमार में शान के पठार और इंडिया में मेघालय का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है, उसके आपसी दबाव बल के कारण, यानी कि उनका जो म्यूचुअल प्रेशर फोर्स है, बेंट होने की वजह से इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, ये दोनों का नाम याद। और इसका निर्माण, इसका जो विस्तार है वो म्यांमार तक है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का आपने नाम सुना होगा, पेगू योमा का शायद नाम सुना हो, ये सब इन्हीं पूर्वोत्तर श्रेणियों का ही विस्तार है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में, ये म्यांमार तक, अराकान योमा, पेंगू योमा तक ये फैली हुई है। तो इनका निर्माण इन दोनों पठारों के आपसी दबाव बल के कारण बेंट होने की वजह से हुआ है। ये मेघालय के पठार का जिक्र मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ, हालांकि इसको अपन जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, पर मैं बता देता हूँ कि ये जो ये हमारा जो मेघालय का पठार है, ये जिसमें खासी, गारो, जयंती, ये हिल्स, ये मेघालय वाला हिस्सा है मैप में। ये जो मेघालय का पठार है ये बेसिकली प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ये आप याद रखिएगा। इसको मैं इस वाले मैप में बताता हूँ, इंडिया के मैप में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर है हमारा ये मेघालय, ये आपको जो दिख रहा है ये मेघालय है, ठीक है, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। तो हुआ क्या, होता क्या है बेसिकली, या हुआ क्या है अतीत में, कि ये जो हिस्सा है दरअसल इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। बीच में यहाँ पर ये जो बंगाल या बांग्लादेश वाला हिस्सा है, इसमें नदियां बहकर आई और उन्होंने अपने जलोढ़ निक्षेप कर दिए, तो ये इलाका जो है धंस गया था और बाद में जलोढ़ इसमें निक्षेप हुए हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है मेघालय वाला, ये छिटक के अलग दिखाई देता है। अभी अपन जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में जानेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी पूछे, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो मेघालय का पठार है ये भले ही प्रायद्वीपीय भारत में स्थित नहीं है, ये पूर्वोत्तर में है। अगर इसकी हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया में नहीं दिखेगा आपको, ये कहाँ दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। लेकिन बावजूद इस बात के ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो इससे अलग होके वहां पहुंच गया है। इसीलिए याद रखिएगा कि इसी का हिस्सा है, भले ही वो इससे दिखेगा अलग, वो पूर्वोत्तर में है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, लेकिन ये इसी का हिस्सा था जो इससे छिटक के अलग हो गया। ये बीच वाला इलाका जो है ये नीचे धंस गया और बाद में नदियों ने यहाँ पर अपने निक्षेप डाल दिए, तो इस तरह से वो छिटक के अलग हो गया है ना। तो वो खैर अपन अभी जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे तब और उसको देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि हमारी पूर्वोत्तर श्रेणियों के निर्माण में दो पठारों का महत्व है, एक शान का और एक मेघालय का, और इनके आपस में बेंटिंग की वजह से, दबाव बल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, म्यांमार में भी इन श्रेणियों का विस्तार है, अराकान योमा, पेंगू योमा इत्यादि के रूप में, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें पूर्वोत्तर श्रेणियों की, तो जैसे जैसे आप उत्तर से दक्षिण आओगे तो इनकी ऊंचाई में जनरली कमी आती जाती है, इनकी जो एल्टीट्यूड है, एवरेज एल्टीट्यूड है, वो कम होता जाता है। जैसे नॉर्थ में जो रेंजेस है उनका एल्टीट्यूड ज़्यादा है, जैसे जैसे हम साउथ में नीचे आते जाएंगे एल्टीट्यूड में कमी आएगी। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये काफ़ी कटी छटी है, काफ़ी ज़्यादा रग्ड है, ये भी आपको याद रखना है कि ये पहाड़ियाँ जो है, क्योंकि यहाँ पर नदियों के द्वारा भी कटाव हुआ है और ये कंटिन्यूटी में नहीं है, इसीलिए ये काफ़ी कटी छटी है, रग्ड है या कटी छटी है, और ऊपर से नीचे आने पर इनका एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है जनरली। ठीक है, यहाँ पर बारिश काफ़ी होती है, 200 मीटर से ज़्यादा वर्षा इनमें औसत जो है वो 200 मीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे आप लोग जानते ही हो कि सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है मेघालय में होती है भारत में। तो ये जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस हैं उनमें रेनफॉल जो है वो एवरेज रेनफॉल 200 मीटर के आसपास देखा गया है। अब इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, कौन कौन सी रेंजेस आती है, उनका हमको कम से कम थोड़ा नाम वगैरह पता होना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें। जैसे यहाँ पर आपको कुछ दिख रही होंगी, यहाँ पर देखिए डफला हिल्स, मिशमी हिल्स है ना, यहाँ पर एक अभोर हिल्स भी है, अभोर हिल्स, मैं इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ।
ये सब इसी की पूर्वोत्तर श्रेणियों का ही हिस्सा है। डफला हिल्स, मिश्मी हिल्स, अबोहर हिल्स, अगर आप इसको देखोगे ये इलाका हमारा नॉर्थ का, ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है। यहाँ पे एक लोहित नदी भी बहती है। यहाँ पर आपको ये देखिए ब्रह्मपुत्र में ये लोहित आके मिल रही है, ये लोहित आपको दिखाई दे रही है और ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये लोहित है, ये ब्रह्मपुत्र है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये डफला हिल्स है, ये अबोहर हिल्स है, ये मिश्मी हिल्स है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको पटकाई बूम, नागा, मिकिर, यहाँ पे मीरी हिल्स भी है, मीरी हिल्स। ठीक है, तो मिश्मी, डफला, अबोहर, मिश्मी, उसके बाद पटकाई बूम, उसके बाद नागा, उसके बाद मीरी, मिकिर, उसके बाद बरेल, उसके बाद मिजो को लुशाई भी बोलते हैं, लुशाई हिल्स, लुशाई की पहाड़ियां। ठीक है, खासी, गारो, मतलब गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय के इलाके में पड़ती है। इनका सीक्वेंस आप याद रखिएगा। सबसे पहले इधर, मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो गारो, गारो के बाद खासी, खासी के बाद जयंतिया। तो आपको इसका सीक्वेंस भी याद रखना है। और इसी नाम से यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये हिल्स भी है और इन्हीं नाम की यहाँ पर आपको ट्राइब्स भी देखने को मिलेगी, सेम नाम की। तो इसका आप जरूर याद रखिएगा। और इसका सीक्वेंस कई बार वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कम से कम हमें इसका सीक्वेंस भी थोड़ा सा याद होना चाहिए। तो लुशाई हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, नागा, बरेल, उसके बाद आपकी मीरी, पटकाई बूम, मिश्मी, अबोहर, डफला, ये जो पूरी रेंजेस हैं ये बेसिकली हिस्सा है हमारी पूर्वोत्तर श्रेणियों का। ठीक है, और ये जो पूर्वोत्तर श्रेणियां हैं ये इनका विस्तार पूर्वोत्तर भारत में यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में आपको काफी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और ये जो रेंजेस है ये इधर, ये देखिए ये जो देश है ये है म्यांमार, तो म्यांमार तक ये फैली हुई है। यहां तक कि जो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी इसी हिमालय का ही विस्तार है जो बंगाल की खाड़ी तक है। बाद में फिर वो डेफिनेटली वहां पर समुद्र का पानी आ गया और वो सभी कुछ, लेकिन अगर आप उसको संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी के अंदर तक जो है ये श्रेणियां फैली हुई है। अंडमान निकोबार भी संरचना की दृष्टि से हिमालय का ही विस्तार माना जाता है जो कि बंगाल की खाड़ी के अंदर तक है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो भी हिमालय का ही हिस्सा है या उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र है उन्हीं का हिस्सा है जो नीचे बंगाल की खाड़ी तक जिसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। तो ये जो है एक ब्लू माउंटेन भी आप इसमें याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनसे बहुत बार प्रश्न आते हैं परीक्षा में, इनकी लोकेशन किसका हिस्सा है, कहां पर पड़ती है, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी रेंजेस इसके अंतर्गत आती है। आपको अगर और मैप में इसको देखना हो तो आप देखिए यहां से भी आपको ये दिख जाएगी पूरी, तो ये पूरा विस्तार जो है इन पहाड़ियों का है। तो ये हो गया हमारा पूर्वोत्तर की श्रेणियां। ठीक है, अब एक जो है, जैसे मैंने आपको कुछ दर्रों के बारे में बताया था, कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बताया था। ठीक है, और कुछ दर्रों पर्वत श्रृंखलाओं के अलावा चोटियों के बारे में हमने बात की थी। तो वो तमाम चीजें हम मैप के जरिए देखेंगे। मैंने आपको वहां पर शॉर्ट में ये बता दिया था कि कौन कौन से दर्रे किस क्षेत्र में पड़ते हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां किस क्षेत्र में पड़ती हैं, लेकिन इसके बाद हमको मैप में उसको और अच्छे से थोड़ा सा लोकेशन वाइज देखना रहेगा। तो यहाँ पर आकर के पूर्वोत्तर श्रेणियों में जो जो खास चीजें हमने देखी, इसका आप ये याद रखिएगा कि निर्माण कैसे हुआ है, कहाँ पर इसका विस्तार है, कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कहाँ पर वो पड़ती हैं। साथ ही साथ इसमें ये वर्षा वाला एक फैक्ट आप याद रखिएगा, द अराकान योमा, पेंगू योमा भी इन्हीं का विस्तार है जो कि हमको म्यांमार में देखने को मिलता है और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार तक ये पूरा जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर अब हमको हमारा ये जो पूर्वोत्तर श्रेणियां खत्म हो गया। अब देखिए एक और बात इसमें याद रखिए कि अब इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, जैसे एक जो है वो आता है आपका पासेस से, मान लीजिए पूछ सकता है दर्रे से। तो मैंने आपको दर्रे
बहुत सारे दर्रे जो हैं बताए थे जब हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था, तो काफ़ी दर्रों की चर्चा की थी, चाहे वो बारालाचा हो, शिपकीला हो, आपका जोजिला हो, ये तमाम दर्रों की बात की थी। उसके बाद पीक्स, पर्वत श्रेणियाँ, मतलब पीक्स को श्रेणी नहीं बोलेंगे, चोटी बोलेंगे, पर्वत चोटी, ठीक है, पीक्स। तो पीक्स भी मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, है ना, कंचनजंगा हो, K2 हो, किसका हिस्सा है, कहाँ पड़ती है, ऊंचाई क्या है, वो तमाम। तीसरी चीज इसमें आती है श्रेणियां। तो ये जो 3-4 चीजें, और उसके बाद जो ये अंतराल वाली चीजें हैं, दो संरचनाओं को अलग करने वाली जो संरचनाएं होती है, MCT, MBT वगैरह, ठीक है ना। तो ये ऐसे 4-5 चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिससे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जैसे दर्रे, कौन सा दर्रा किस रेंज में पड़ रहा है, किस पर्वत श्रृंखला में पड़ रहा है, किस राज्य में पड़ रहा है, किसको किससे जोड़ता है, किसको किससे अलग करता है। पीक्स की अगर हम बात करें तो उसकी ऊंचाई, वो किस श्रृंखला की चोटी है, उस श्रृंखला के अंदर मतलब वो जो उसका विस्तार उस श्रृंखला में किस राज्य में है, मतलब पॉलिटिकली। वैसे तो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मध्य हिमालय की है या वृहद हिमालय की, वो ठीक है, लेकिन राज्य के हिसाब से वो काय में आ रही है। जैसे सिक्किम में पड़ रही है, उत्तराखंड में पड़ रही है, हिमाचल में पड़ रही है, लद्दाख में पड़ रही है। तो राज्य भी याद रखिए और पर्वत श्रेणी भी याद रखिए, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, किस राज्य में पड़ रही है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई के हिसाब से उसका स्थान क्या है, ठीक है। उसके बाद पासेस में भी ये याद रखना है, किस राज्य में पड़ रहे हैं, किस श्रेणी में है, किन दो श्रेणियों को अलग कर रहे हैं, क्योंकि पासेस का मतलब ही होता है कि वो जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ता है। तो किन दो जगहों को ये जोड़ रहा है, किस राज्य में पड़ रहा है, किस श्रेणी में, ठीक है। ऐसे ही श्रेणियां, श्रेणियों का नाम, इनका विस्तार और इनका जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ कहां पड़ रही है, किसके, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, ये श्रेणियों के मामले में याद रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे एकदम सिस्टमेटिकली हर चीज को याद रखना है। और ये अंतराल तो मैंने आपको बताया ही है। तो इन बिंदुओं के अंदर इनको हमको देखना रहता है। मैंने आपको ये तमाम चीजें अलोंग द वे बताई है। जब वृहद हिमालय पढ़ा उसके बारे में, मध्य हिमालय पढ़ा उसके बारे में, लघु हिमालय आपका शिवालिक पढ़ा उसके बारे में। अब इनको हम मैप में एक साथ देखेंगे ताकि दिमाग में हमको समझ में आ जाए मैपिंग के थ्रू कि कौन कौन से दर्रे नॉर्थ से साउथ दिख रहे हैं, कौन कौन सी रेंजेस है। तो एक साथ हमको फिर अब मैप के अंदर इसको देखना रहेगा। उससे पहले तो ये एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इनको कैसे पढ़ना है। हम मैप के थ्रू सारे दर्रे देखेंगे, सारी पीक्स देखेंगे और उसके बाद सारी पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे, ताकि हमको जितना हमने अभी तक पढ़ा उसका एक पूरा सम अप रूप में हमको एक ही बार में मैप में दिमाग में क्लियर हो जाए। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, उसका बहुत सिग्निफिकेंस है, तो एक साथ समझ में आ जाएगा। एनीवे, उससे पहले एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। अभी तक तो हमने वर्गीकरण एक जनरल क्लासिफिकेशन देखा, एक वर्गीकरण नदियों के आधार पर भी किया गया है। इसको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बोलते हैं, अनुदैर्ध्य विभाजन। एक तो हमने भाई साधारण विभाजन देख लिया, ऊपर से नीचे हम चले, हमने साधारण विभाजन देखा। ट्रांस हिमालय, हिमालय पूर्वोत्तर श्रेणियां, ट्रांस के 3 हिस्से, हिमालय के 3 हिस्से और पूर्वोत्तर श्रेणियां बहुत सारी। लेकिन एक जो है किन दो नदियों के बीच में हिमालय का कौन सा हिस्सा है, उसका नाम, हिमालय का नामकरण नदियों के आधार पर भी किया गया है। दो नदियों के बीच में पड़ने वाले हिस्से के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। इसको बोलते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, या फिर लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य मतलब अभी जो हम विभाजन कर रहे थे वो ऐसे हॉरिजॉन्टल कर रहे थे, ऊपर से नीचे देख रहे थे ना। अब हम विभाजन जो करेंगे वो ऐसे वर्टिकली करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल विभाजन जो है हम वो करेंगे, ठीक है। तो ये नदियों के आधार पर किया गया है। यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। जैसे पहले अपन इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो इस आधार पर पश्चिम से पूर्व तक हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पे उससे बताता हूँ, मैप से, तो आपको समझ में आएगा। देखिए अभी तक जो हम विभाजन कर रहे थे, तो अपन वो वाला मैप लगाते हैं इंडिया का। हाँ ये देखो, अभी तक जो बेटा अपन विभाजन कर रहे थे कैसे, ऐसे कर रहे थे। जैसे यहां से हमने लिया ये ट्रांस हिमालय मान लिया, इसके नीचे मान लिया ये हमारा हिमालय मान लिया, फिर ट्रांस को 3 भागों में बांटा, फिर हिमालय को 3 भागों में बांटा, फिर इधर जो है उसको मान लिया कि हमारी पूर्वोत्तर श्रेणी है। ऐसे बांट रहे थे। अब अपन ऐसे नहीं बांटेंगे, ये तो अपन हॉरिजॉन्टली बांट रहे थे।
हॉरिजॉन्टली बांट रहे थे। अब नदियों के आधार पे जो वर्गीकरण किया गया है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। ऐसे 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 खड़ा, इस तरीके ऐसे विभाजन कि मान लो यहां कोई नदी बहती है, यहां कोई नदी बहती है, इनके बीच का स्थान कौन सा हिमालय कहलाएगा, ये नदी और ये नदी के बीच का स्थान कौन सा हिमालय कहलाएगा। तो ये वर्टिकल विभाजन है जो नदियों के बीच के आधार पर किया गया है कि ये दो नदियां हैं, इनके बीच का हिमालय, ये दो नदियां हैं, इनके बीच का हिमालय, तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसको नदियों के आधार पर या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर मैंने इसको दिया हुआ है, जैसे सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसको पंजाब हिमालय बोलते हैं। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। जैसे अगर हम मैप में देखें तो ये देखिए इंडस है, ये दिख रही है आपको सिंधु नदी, इंडस है, और ये हमारी सतलज, ठीक है। इसके बीच में जो हिमालय पड़ रहा है वो क्या कहलाएगा, पंजाब हिमालय। इसका बहुत सारा हिस्सा इंडिया में भी है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, कश्मीर वाले हिस्से में भी, और वैसे भी पंजाब वगैरह में मरी वगैरह का जो इलाका है, मरी है, खारियां है, तो इसका कुछ इलाका पंजाब में है, कुछ इलाका भारत में, मतलब पंजाब इन द सेंस पाकिस्तान वाले पंजाब में भी है और भारत वाले पंजाब में, ठीक है। तो ये जो इलाका है देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय, जो इधर सिंधु नदी और इधर सतलज नदी के बीच में। तो ये विभाजन देखिए कैसे कर रहे हैं हम, वर्टिकल कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसा नहीं कर रहे, इसमें सभी श्रेणियां आ सकती हैं। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो भाई इसमें इंडस और सतलज के बीच में जो जगह है उसको पंजाब हिमालय बोल दिया। अब उसमें कुछ हिस्सा मध्य हिमालय का भी आ सकता है, कुछ हिस्सा लघु हिमालय का, आपका शिवालिक वाला भी आ सकता है, वृहद हिमालय का भी आ सकता है, वो तो इसमें आ सकता है क्योंकि वो वर्टिकल वाला क्षेत्र है ना। तो इसमें सभी श्रेणियों का या कई श्रेणियों का कुछ कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सतलज और काली, एक नदी काली नदी है, जब हम नदियां पढ़ेंगे, जब इनको सबको डिटेल में देखेंगे, कहां से निकलती है, कहां गिरती है, कितनी लंबाई है, किसमें जाके मिल जाती है, कौन इसकी ट्रिब्यूटरीज है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी। लेकिन अभी आप ये याद रखिए कि सतलज और इधर काली, इन दोनों के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो ये सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय और सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। फिर इससे हम इधर बढ़ेंगे तो ये काली नदी है और इधर तीस्ता है, तीस्ता नदी। काली और तीस्ता के बीच में जो हिमालय का हिस्सा है उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। अब देखिए इसमें सभी रेंजेस के हिस्से या एक से अधिक रेंजेस के हिस्से आ सकते हैं क्योंकि हम इसको वर्टिकली बांट रहे हैं, है ना। हो सकता है कि इसमें आपको कुछ मध्य हिमालय का हिस्सा मिल जाए, कुछ शिवालिक का मिल जाए, ऐसा। तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, और काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। ये याद रखिएगा हम किस दिशा में चल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर तीस्ता के पार जो है, तीस्ता के पार का जो हिमालय है, या कई बार बोलते तीस्ता से दिहांग के बीच में, इधर एक नदी दिहांग भी है जो अरुणाचल प्रदेश से बहती, दिहांग। तीस्ता से पार यानी तीस्ता से दिहांग के बीच का जो हिमालय का विस्तार है उसको बोलते हैं असम हिमालय या असम हिमालय, ठीक है। तो ये नदियों के आधार पर हिमालय को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड किया गया है, वर्टिकली नदियों के बीच में। तो ये चार भागों में बांटा जाता है, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और नेपाल और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में असम हिमालय। बस इसको आप इस मैप को दिमाग में रखिए, कौन सी दो नदियों के बीच में कौन सा है, और वेस्ट टू ईस्ट इसका सीक्वेंस याद रखिए। कई बार सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार सीक्वेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सीक्वेंस बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए क्योंकि वो एक एक दो दो को आगे पीछे कर देते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई कुमाऊं पहले है, नेपाल पहले, याद ही नहीं है ना। पता चला कि असम पहले है, नेपाल पहले, याद ही नहीं है। तो वो ऐसे हल्का सा उसमें चेंज आ जाता है, तो याद होना चाहिए आपको। दिमाग से आप याद रखिए कि भाई भारत में पहले पंजाब आता है। अपन दिमाग में देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे, मैप आपके दिमाग में ये है, सबसे पहले वेस्ट में कौन सा राज्य है, पंजाब है, तो सबसे पहले पंजाब आ जाएगा इंडस और सतलज के बीच में। उसके बाद उत्तराखंड आता है, अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाओगे तो पंजाब के बाद उत्तराखंड आता है। कुमाऊं कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है।
कुमाऊं उत्तराखंड में, तो आप याद रख लो उसके बाद कुमाऊं हिमालय। फिर आप ईस्ट में सरकोगे तो फिर क्या आएगा, नेपाल आएगा मैप में। अगर आप और ईस्ट में खसकोगे तो उत्तराखंड के एकदम बाद नेपाल की सीमा है, तो नेपाल हिमालय। और फिर आप नेपाल से और ईस्ट में जाओगे तो असम आएगा पूर्वोत्तर में, असम और पूर्वोत्तर में तो फिर असम हिमालय। तो मैप के जरिए आप ऐसे याद रखिए, राज्य के नाम से याद रखिए। पंजाब असम 2 राज्य, नेपाल देश है, कुमाऊं उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं। तो ये 4 भागों में नदियों के आधार पर लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया गया है हिमालय का। तो यहां तक हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें, तो ये हमारा हिमालय कंप्लीट हो गया। यहां पर आकर के जो थ्योरेटिकल और फैक्चुअल हिस्सा था उसका मेजर पार्ट, जो मेजर के मतलब लगभग पूरा ही हमने खत्म कर लिया यहां पर आकर के। अब इसमें मैप में जो चीजें हमको देखनी है वो हम देखेंगे और उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान की तरफ चलेंगे। तो यहां तक आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अच्छे से इसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, पूरे लेक्चर्स देख लीजिए, ट्रांस हिमालय से लेकर के पूर्वोत्तर श्रेणियों के। ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से, हिमालय के 3 हिस्से, सभी के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक एक फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। अब हमको इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान पढ़ना है, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये उत्तर का विशाल मैदान जो कि शिवालिक हिमालय से काहे से अलग है, एचएफएफ से। अभी हमने देखा एचएफएफ से उत्तर के विशाल मैदान को अलग माना जाता है शिवालिक से। शिवालिक और इसके बीच में एचएफएफ है। अभी उत्तर का विशाल मैदान हमको पढ़ना है। ये उत्तर का विशाल मैदान जो है ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से बना है और दुनिया के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में से एक है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैप में हम एक बार इन तमाम पहाड़ियों, चोटियों, दर्रों, श्रृंखलाओं को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। तो जब अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली मैं सारे दर्रे, सारी श्रेणियां एक बार आपको मैप में बता दूंगा, किस राज्य में है, कहां पर है, किसको किससे अलग करती है, किस श्रृंखला का हिस्सा है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। और उसके बाद फिर हम उत्तर के विशाल मैदान की तरफ चलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से क्लास के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही बढ़िया शानदार मैनर में आपको 15 जनवरी तक कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। पूरी टीम आपके लिए लगातार लगी हुई है और आपको कोर्स जो है वो 15 जनवरी तक करवा दिया जाएगा। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी हम लोग शुरू करने वाले हैं, उन पर भी बहुत एक्सटेंसिवली काम हो रहा है और आप लोग उनको ज़रूर अटेंड कीजिए। मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि एमसीक्यूज वाले अलॉन्ग विथ क्लासेस, मतलब क्लास तो अटेंड कीजिए ही कीजिए, लेकिन एमसीक्यूज वाले सेशंस के साथ आप बिल्कुल जुड़िएगा, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदा मिलता है एग्जाम में। आप लोग जिन्होंने एग्जाम लिखा होगा आपको पता होगा कि वहाँ से हमें एलिमिनेशन की टेक्निक पता चलती है, कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व किया जाता है, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने पेपर्स को एनालाइज करके उसको बना रहे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे हमको उसको सॉल्व करना होता है, कैसे एलिमिनेशन की टेक्निक लगानी होती है, किस तरीके से ना आने वाले क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको पता चलती है, तो उनके साथ भी आप जुड़े रहिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम मैप के थ्रू इसको देखेंगे और फिर नॉर्थ के प्लेन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।